खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अरुण मारवाह को गिरफ्तार किया है। मारवाह पर आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक कुछ महीने पहले आईएसआई के एक एजेंट ने लड़की बनकर मारवाह से संपर्क किया और इसके बाद उन दोनों के बीच में चैटिंग शुरू हो गई। लड़की के रूप में पूरी तरह अपनी जाल में फंसाने के बाद आईएसआई के एजेंट ने मारवाह से कई गोपनीय दस्तावेजों की मांग की। एयरफोर्स की जांच कमेटी ने मारवाह को जासूसी में लिप्त पाए जाने के बाद इस मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस से की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मारवाह को गिरफ्तार कर लिया। फिर पटियाला हाउस कोर्ट में मारवाह को पेश किया गया, जहां से 5 दिन की पुलिस रिमांड पर अरुण मारवाह को भेजा गया है। आरोपी का मोबाइल भी इस दौरान दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया है। ग्रुप कैप्टन के पद पर तैनात है वायुसेना में अरुण मारवाह, जिस पर आरोप है कि हनी ट्रैप में फंसने के बाद जो कॉन्फिडेंशियल जानकारियां होती है, जो सीक्रेट जानकारियां होती है, जो हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारियां हैं, उनको आईएसआई के एजेंट के साथ शेयर किया। इस मामले में अभी तक क्या डेवलपमेंट है, ये हम जानेंगे। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा मुनि के पास चल रहे हैं। सुमित, बहुत गंभीर मसला है। वायुसेना में एक बेहद सीनियर ऑफिशियल ग्रुप कैप्टन के पद पर तैनात अरुण मारवाह जो तमाम सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल जानकारियां हैं वो आईएसआई एजेंट को शेयर करता रहा। अभी तक क्या डेवलपमेंट है इस मामले में? रोहित, निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा संवेदनशील मामला है, क्योंकि ये जो ऑफिसर है ग्रुप कैप्टन, ये खुद पैराट्रूपर है, यानी जो ऑपरेशन चला जाते हैं हवाई ऑपरेशन, उनके महारत हासिल है, 300 से ज्यादा जंप कर चुके हैं। और खुद जब ये सभी चीजें हो रही थी तो इन्होंने कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो फेक आईडी को ना सिर्फ व्हाट्सएप किए, मेल किए, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने कई ऐसी संवेदनशील जानकारियां फोन पर उसको पास ऑन कर दी है आर्मी, जो आपके जो फोर्सेस के फोन होते हैं उससे। और खास तौर पे मैं आपको बताऊं रोहित, फरवरी कई दिनों से जो एयरफोर्स की इंटेलिजेंस विंग थी वो इनको ट्रैक कर रही थी। फरवरी में 1 तारीख के करीब इनको ट्रैक कर लिया गया, जिसकी जानकारी डिफेंस मिनिस्टर को भी दे दी गई थी कि ये ऐसे आईएसआई को लगातार इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जिसके बाद इनको डिटेन किया गया एयरफोर्स की इंटेलिजेंस विंग के द्वारा। और उनको कल कहा जा रहा है कि जो स्पेशल सेल है उसको हैंड ओवर कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट पे पेश किया गया और 5 दिन की रिमांड पे। लेकिन रोहित, सब चीजों को अगर आप देखें तो ये निश्चित तौर पर कहा जाता है या फिर रूल है किसी भी फोर्स का कि आप किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर ना सिर्फ अपनी जानकारी बल्कि अपनी फोर्स की कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं करेंगे। लेकिन ग्रुप कैप्टन ने ना सिर्फ अपनी जानकारी बल्कि कई जो कॉन्फिडेंशियल जानकारी है वो भी शेयर की है। इस मामले में भी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। सुमिता, मेरे साथ बने रहिएगा। इस मामले में जो अभी तक चीज सामने आ रही है वो ये है कि हनी ट्रैप में फंसकर इस शख्स ने, इस ग्रुप कैप्टन ने ये सब कुछ किया है, कॉन्फिडेंशियल जानकारियां लीक की है। हनी ट्रैप होता क्या है ये बताएंगे आपको मेरे सहयोगी राकेश। बिल्कुल रोहित, किस तरीके से हनी ट्रैप के जरिए इस वायुसेना के अधिकारी को फंसाया गया और साथ ही हनी ट्रैप क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं जो विदेशी एजेंट होते हैं, ये हम दर्शकों को बताते हैं। क्या होता है हनी ट्रैप? जासूसी के लिए लड़कियों के इस्तेमाल को हनी ट्रैप कहा जाता है, किसी से कुछ राज उगलवाने के लिए। हनी ट्रैप की असली पहचान कभी जाहिर ही नहीं होती क्योंकि वो फेक आईडी का इस्तेमाल करते हैं। हनी ट्रैप के मिशन पर निकली लड़कियां दोस्ती की आड़ में जानकारियां हासिल करती हैं और उनका असली मकसद ही होता है जानकारियां हासिल करना। महिला अपने शिकार को ब्लैकमेल कर राज निकलवाती है, पहले उनको अपने जाल में फंसाती है, उसके बाद उन्हें उनसे जानकारियां निकलवाती हैं। आपत्तिजनक तस्वीर की डिटेल से जग जाहिर करने की धमकी देती है। ये इस तरीके से जासूस लड़कियां दोस्ती करने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल करती है, जो सोशल साइट्स है उसके जरिए वो पहुंच बनाती है, अप्रोच करती है और उसके बाद उन सोशल साइट्स का इस्तेमाल करती है। तो इस तरीके से रोहित जो है वो हनी ट्रैप के जरिए जो लड़कियां होती हैं, जो विदेशी एजेंट होते हैं, वो किसी अधिकारी को अपने जाल में फंसाते हैं। उसके बाद जो आपत्तिजनक तस्वीरें होती हैं उनको जगजाहिर या फिर उनकी राज खोलने की धमकी देकर जानकारियां, खुफिया जानकारियां हासिल करते हैं। ठीक है, शुक्रिया राकेश आपका ये बताने के लिए कि हनी ट्रैप कैसे होता है और किस तरीके से काम करता है। और आपको बता दें कि हनी ट्रैप जो है न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि देखा गया कि बहुत पहले से इस हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता रहा है इस तरह से कॉन्फिडेंशियल जानकारियां निकलवाने के लिए। इस पर हमारे साथ अभी इस वक्त AK सिवाज साहब जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। सिवाज साहब, मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट ये मसला है, बहुत गंभीर मसला है क्योंकि हमारे देश की सिक्योरिटी से जुड़ा है। एक बहुत सीनियर ऑफिशियल वायुसेना का तो तमाम खुफिया जानकारियां लीक कर रहा था, इसमें कहीं ना कहीं जो लैप्सेस हैं वो भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये भी खबर मिल रही है इसमें कि एक अलग फोन लेकर वो अंदर चले जाते थे मुख्यालय में, जबकि वो अलाउड नहीं होता है। हाँ, बात आपकी ठीक है। ये एक SOP है सारी डिफेंस फोर्सेज में कि आपको फेसबुक या व्हाट्सएप या आपने जो मोबाइल हैं अपने डिफेंस हेडक्वार्टर में नहीं लगाने।
क्योंकि हमें मालूम है कि भाई ये जो है गलत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे बताया हनी ट्रैप जो करते हैं वो उनकी फेक आइडेंटिटी होती है और वुमन जो कि अल्योर करती है किसी भी ऑफिसर या सामान को, और उसके बाद वो धीरे धीरे उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करती है। इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से एसओपी है डिफेंस फोर्सेज में, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स, नेवी हो, कि हमने फेसबुक पे क्या कार्रवाई करनी है क्या नहीं। तो ये कहीं ना कहीं खामी रही है, और ये जो ग्रुप कैप्टन साहब हैं कहीं ना कहीं इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन है, एसओपी है, वो फॉलो नहीं की है, और फिर वो धीरे धीरे जाल में फंस गए हैं। और जब वो बिल्कुल फंस गए तो उनको ब्लैकमेल किया है जो अपने दुश्मन के एजेंट हैं। अच्छा शिवाज साहब, एक चीज आपसे और भी समझना चाहूंगा, जब मुख्यालय में इतनी कॉन्फिडेंशियल जानकारियां होती है, ये सब हम लोग जानते हैं, तो क्या जब अफसर अंदर जाते हैं तो उनकी चेकिंग वगैरह नहीं होती है कि एसओपीज जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो एसओपीज फॉलो किए भी जा रहे हैं नहीं, या जो चीज अलाउड नहीं है उसको अंदर कोई शख्स ले जा रहा है, ये कैसे संभव हुआ? ये भी तो लैप्स है। ये भी कहीं ना कहीं खामी रह गई है। अदरवाइज इंस्ट्रक्शन बहुत स्ट्रिक्ट है कि मोबाइल, टेलीफोन और आप डिफेंस हेडक्वार्टर में नहीं ले जाएंगे, और इसलिए कि कोई गलती से भी इंपॉर्टेंट मैसेज ना पास कर दे या इंफॉर्मेशन। तो ये भी थोड़ी बहुत कहीं खामी रही है। वो किस प्रकार से डिफेंस फोर्स में, डिफेंस हेडक्वार्टर में, चाहे वो एयरफोर्स हेडक्वार्टर है, आर्मी हेडक्वार्टर है, नेवल हेडक्वार्टर, किस प्रकार से एक अफसर अपना मोबाइल अंदर लेगा और फिर फेसबुक के जरिए उसने जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो ब्लैकमेल होते हुए पास कर दी दुश्मन के एजेंट को। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा शिवाज साहब, ये हनी ट्रैप जो टर्म है ये बड़ी कॉमन है, और जो अफसर्स हैं इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से इसमें फंस जाते हैं। और क्या जो हमारी डिफेंस विंग है, क्या उनकी कोई ऐसी विंग नहीं है जो इन सबके जो सोशल अकाउंट्स हैं उनको मॉनिटर रखे? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें अभी धीरे धीरे जैसे जैसे ये सोशल मीडिया पॉपुलर हो रहा है, तो एसओपी बन गई है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि कोई फेसबुक यूज नहीं करेगा, व्हाट्सएप नहीं करेगा, और ये खामियां रह गई हैं और इसको इंप्रूव करते जा रहे हैं। और पता लगा है कि भाई अभी जैसे ये केस अभी सामने आया तो इसमें कुछ न कुछ नई चीजें आएंगी कि भाई और हमको कुछ करने की जरूरत है कि आगे यकीन करें कि हम कोई भी ऐसा ऑफिसर इस हनी ट्रैप में ना फंसे। याद रखो, ये जो हनी ट्रैप है ये एक बहुत ही क्लेवर मूव होता है। अच्छा। ये ऑर्डिनरी फेक आइडेंटिटी नहीं होती, बहुत ही पैसा, वुमेन, वाइन, ये तीनों का मेल मिलाप करके फंसा दिया जाता है, और शुरू में उसको पता नहीं चलता कि कब वो फंस गया, और जब भी विक्टिम फंस गया है उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया जाता है। और इसके ऊपर हमारी एसओपी है डिफेंस फोर्सेज की कि भाई इसके अलावा आपने किसी से कांटेक्ट नहीं करना, आप फॉरेन नेशनल से कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप अनजाने आदमी को आप किसी को इंटरव्यू नहीं दे सकते जब आप सर्विस में हो। तो ये कहीं ना कहीं खामी रह गई है किस प्रकार से ये जो सीनियर उसी खामी का नतीजा है कि इतना बड़ा जो सिक्योरिटी ब्रीच है वो हो गया, जो तमाम कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे वो आईएसआई एजेंट तक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पहुंचा दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका AK शिवाज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जो बातें हैं वो हमसे शेयर करने के लिए। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज से 3 दिन की विदेश यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। पीएम अपनी विदेश यात्रा पर फिलिस्तीन, यूएई और फिर ओमान जाएंगे। पीएम की विदेश यात्रा पर खाड़ी देशों से व्यापार बढ़ाने पर जोर होगा। निवेश, सुरक्षा, आतंकवाद और ऊर्जा पर इस दौरान चर्चा होगी। प्रधानमंत्री सबसे पहले 10 फरवरी को फिलिस्तीन पहुंचेंगे। वहां पर वो फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे। फिलिस्तीन में पीएम यासर अराफात संग्रहालय भी जाएंगे, जहां पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। फिलिस्तीन से 5 से 6 अहम समझौते होने की उम्मीद इस दौरे में लगाई जा रही है। इस दौरे को इजरायल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के भारत दौरे के बाद फिलिस्तीन से संबंधों को मजबूत रखने के लिहाज से भी देखा जा रहा है। 10 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। पीएम यूएई में मंदिर की आधारशिला रखने का भी उनका कार्यक्रम है। यह प्रधानमंत्री का दूसरा यूएई का दौरा है। पीएम मोदी 12 फरवरी को ओमान पहुंचेंगे और जहां पर वो खाड़ी देशों के कई बड़ी कंपनियों के सीईओज के समूह के साथ चर्चा भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का ओमान में शिव मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। तो कुल 9 से लेकर 12 यानी कि ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, इस दौरान प्रधानमंत्री इन 3 देशों की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर बातचीत करने के लिए संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, इस दौरे से बहुत सी उम्मीदें हैं और साथ ही फिलिस्तीन दौरे पर भी बहुत ज्यादा नजर रहेगी, क्योंकि इजराइल से तो हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्या है ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल राकेश, अगर आप देखें तो पिछले दिनों फिलिस्तीन ने भारत को एक बड़ा झटका दिया था जब पाकिस्तान के कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद के साथ में फिलिस्तीन के राजदूत ने साथ में
कुर्सी शेयर की थी, साथ में भाग लिया था उनके एक बड़े समारोह में, और उसके बाद से भारत ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। तो इसके भारत एक बड़ा भारी स्टैंड लिया था भारत ने विदेश नीति के मामले में, कूटनीति के मामले में। जब इजराइल और अमेरिका के खिलाफ भारत ने वोटिंग की थी संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो एक बड़ा भारी स्टैंड लिया था फिलिस्तीन के पक्ष में। लेकिन उसके ठीक बाद में ही फिलिस्तीन के राजदूत जब हाफिज सईद के साथ में गए, उसके बाद में भारत को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर फिलिस्तीन से कैसे संबंध रखें। भारत पॉलिटिकली इजराइल और अमेरिका के करीब माना जा रहा है, लेकिन इजराइल से भी दोस्ती साधनी और फिलिस्तीन जो पुराना दोस्त है उसके साथ भी संबंध रखते। तो ये कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो पहली विदेश यात्रा जो प्रधानमंत्री बनने के बाद फिलिस्तीन की हो रही है, ये बड़ी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलिस्तीन जाना उनका क्या अमेरिका और इजराइल को नहीं चुभेगा, यह भी देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जिस तरीके से खाड़ी देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, वहां पर उनके साथ संबंध बनाना चाहते, कहीं न कहीं पाकिस्तान को कॉर्नर करना चाहते हैं इस्लामिक कंट्रीज के साथ में, अरब देशों के साथ में, कहीं न कहीं पाकिस्तान उनके निशाने पर रहेगा। और संयुक्त अरब अमीरात में जो एक मंदिर की प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी तमाम जानकारी इंडिया न्यूज लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल संजय शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल